नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति की मौत के बाद किसने भरे प्रिया की जिंदगी में रंग। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, प्रिया को पता ना था। 2 घंटे पहले ही तो परवीन ने रात का खाना खाया था। फिर वह बिछावन पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया था। उसने प्रिया से कहा था कि वह और पुन्नू सो जाएं। उसे कुछ हिसाब किताब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। प्रिया जब सवेरे सोकर उठी तो उसने परवीन को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। परवीन का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में पुन्नू की स्कूल फीस व अन्य खर्च दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। परवीन आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब इसकी जरूरत नहीं। प्रिया ने परवीन का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को परवीन बड़े करीने से सजाकर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीजों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और प्रिया के नाम, निवेश, शेयरों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों के सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार प्रिया उसके इस काम से ऊब कर फटकार भी दिया करती थी। परवीन बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी पुन्नू के लिए। परवीन को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी जिंदगी थी। वह कहाँ भी करता था, प्रिया बिना प्लानिंग की जिंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह जिंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है, जितने जरूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो। बाकी छोड़ो, वे तुम्हारे नहीं हैं, वे बस मोह हैं। इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया परवीन, अनायास प्रिया के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही परवीन इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही प्रिया को यह पर्स मिल गया। धीरे से प्रिया ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो में परवीन का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिया सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवरा की तरह उसने परवीन के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? कि उसने जिंदगी में देखा ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। प्रिया की मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है बेटी? इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को प्रिया? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या वैद्य से भी बड़ा कोई दुख होता है एक स्त्री के लिए? एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वह खूब जानती है। प्रिया को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते भी की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी।
लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था। एक सादा धोती पहना करती थी वे। अपने अंधेरे कमरे से गांव के मंदिर तक का ही था उसका संसार। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। प्रिया भी अब एक विधवा है। पति की दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे। घर से और समाज से कटकर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हश्र है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिली होगी। वह नए जमाने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वह जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। प्रिया ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में प्रवीण द्वारा लाई लैठी एक प्रकार की चूड़ी रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वह प्रिया के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन लहठियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? जो चाव से लेकर आया वही नहीं रहा। ये सब चीज़ें तो सुहागनों के लिए होती हैं ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वह देखने लगती तो ऐसा ही होता। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। परवीन बार बार कहा करता था, यह क्या तुम घर की चीज़ों की उलट पलट में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। परवीन फिर पटना नहीं जा पाया और प्रिया की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। पुन्नू को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में पुन्नू को घर पहुंचा जाता है। पुन्नू स्कूल से आती है। कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता है। लेकिन पुन्नू के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। परवीन के मृत शरीर को जब वह शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब पुन्नू सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में प्रिया बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। महीना गुजर गया, लेकिन प्रिया पुन्नू के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह पुन्नू के साथ छत पर बैठी थी, तब पुन्नू ने वही सवाल फिर किया था। अचानक प्रिया के मुख से निकल गया, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना। वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन प्रिया पुन्नू को ढांसा देती रही। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ से जिंदगी को कैसे जी सकेगी। इस जिंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों ना वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। वह 5 वर्ष की बेटी पुन्नू जो उसकी नज़रों के सामने आ जाती है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन प्रवीण का हादसा हुआ, वह भी अपना अंत कर लेती। पुन्नू के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लाछन सहकर। वह औरत है एक विधवा, जिसे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। बेटी यहाँ से अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर? अब अकेली प्रवीण की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। प्रिया ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होंगी।
एक विधवा नंद को भाभीियों तथा सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की ही तरह वह भी जिएगी। माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ कहने को तो कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती है कि उसके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। प्रिया गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को दो टूक जवाब दिया था, तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। वे खुद ही कितने कमज़ोर हैं। इतनी सोच फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूँगी माँ। प्रिया का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी। फिर उन्होंने प्रिया से साथ चलने को नहीं कहा। प्रिया ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदिया तो परवीन ने उसको बड़े प्यार से दी है, इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। ये कड़वे सच की तरह है, जिन्हें वह परवीन के साथ जिंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र परवीन की कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, परवीन के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि परवीन की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सके। प्रिया कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। प्रवीण का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ, पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं प्रवीण की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ प्रिया को एकटक देखती रही, उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को। प्रिया का वह एक दूसरा ही रूप था जिसे देखकर माँ के मन में कुतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है। तब सच को छिपाने से क्या फ़ायदा। अपने धर्म और परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीना है। शाम को प्रिया जैसे ही अपने दफ्तर से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। प्रिया बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि दफ्तर का माहौल उसके माकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। प्रवीण कंपनी में एजीएम के पद पर था, वही जगह प्रिया को भी मिली। दफ्तर में एक एजीएम का एक और पद है, जिस पर फिलहाल मुंबई से सतीश ने ज्वाइन किया है। सतीश और प्रवीण ने एक ही दिन नागपुर में कंपनी में ज्वाइन किया था। सतीश से नागपुर में ही प्रिया की मुलाकात हुई थी। एक बार परवीन ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसने परवीन की मृत्यु पर काफ़ी अफसोस प्रकट करते हुए कहा,
भाभी, आप इस दफ्तर में आ गई, अच्छा हुआ। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। तुम्हें रंगीन कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ, ऐसा ना कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी पुन्नू मर जाएगी, मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझे बल दो माँ, कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूँ। प्रिया ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा, मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा, अपना धर्म, यह समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हम अपने पद से डिगा दें, उसे हम नहीं मानते, और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी हम क्यों सुनेंगे। हम जैसा करेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद प्रिया की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगी कि जमाना अब बदल गया है, नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। प्रिया के भीतर भी नई नई कोपलें उग आई। दफ्तर में प्रिया का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ गई, खासकर सतीश से। एक दिन सतीश को उसने अपने घर को बुलाया, माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है, तथा वह किस बिरादरी का है। सतीश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम खाटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानूस धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है, उसमें दुनिया की सभी जातियां और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करने वाले तो हम लोग हैं ही। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। सतीश बोलकर जैसे निश्चित हो गया। एक दिन आखिर सतीश ने प्रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर प्रिया ने कहा, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी पुन्नू भी है। सतीश, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? पुन्नू तुम्हारी बेटी है तो वह मेरी भी बेटी है। हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है, अब और की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए सतीश, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता। प्रिया, तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नाज करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने ठुकराघात करने का साहस किया है, वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ ने जाना तो प्रिया से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगी और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। प्रिया ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा, माँ साथ रहेगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही प्रिया के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिया ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।